Good morning, all of you. Welcome again. Here's page number 150. It's a concluding part. ये थीम का लास्ट एंड फाइनल पैरा है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सिस्टम था जो फर्स्ट ये थीम स्टार्ट हुआ था थ्री ऑर्डर्स। नंबर 1 था क्रिश्चियन प्रीस्ट, नंबर 2 था नोबिलिटी और थर्ड था पीजेंट, ठीक, किसान या पीपल। तो नंबर टॉप पे कौन से किंग हुआ करते थे। अब इसका जो नेक्स्ट जो ये इन तीन ये सोशल कैटेगरीज थी जिन्होंने थ्री ऑर्डर के नाम से, ये तीन मतलब 3 तरह के लोग पाए जाते थे। 3 तरह के लोग इस 9th सेंचुरी से लेकर 16 to 17 सेंचुरी तक, इस 900 साल के बीच में इन लोगों ने वहां रूल किया। और इन लोगों के रूल के साथ साथ कुछ और चेंजेस वहां पर आए जो हमने इसमें देखे। लास्ट में चेंजेस आए 14th सेंचुरी में, जो चेंजेस आया, जो क्राइसिस आया, वो क्राइसिस हम सुन चुके हैं 2 टाइम्स। उसके अकॉर्डिंग इनका जो पावर था, जो 3 ऑर्डर्स थे, ये रिप्लेस होने लगे मोनार्की से। मोनार्की ओवरलैप होने लगी, डोमिनेंट होने लगी इनके ऊपर। अब ये जो 3 ऑर्डर्स थे, ये नॉबल्स, ये लॉर्ड्स, ये वेसल्स और ये किंग, ये जिस ढंग से अब काम कर रहे थे समाज में, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इनके अंदर 14th सेंचुरी के बाद से 14th सेंचुरी में क्राइसिस आया। और क्राइसिस क्या है वो आपको पता है। उसके अकॉर्डिंग ये वीक होने लगे। और दूसरी जो पार्टियां थी, जो मोनार्की थी, उसने वीकनेस को देखकर, सिचुएशन को देखकर, है ना, उन्होंने अपने आप को मोनार्क बना लिया। ऐसे स्टेट्स, ऐसे पावरफुल स्टेट्स जहां पर ये सब कुछ मतलब पॉसिबल था, वहां ये लोग जो मोनार्क थे ये डोमिनेंट हो गए। अब जब ये डोमिनेंट हुए तो इनको अपनी हार, अपनी डिफीट दिखने लगी। और इनकी जो हाईएस्ट पोजीशन थी अब तक किसकी, 3 ऑर्डर्स की, वो अंडरमाइन होने लगी इनके हाथों वो कमजोर होने लगी। उनके पावर्स छिनने लगे। उनको ऐसा लगा कि हमारे पावर्स अब छिन जाएंगे। तो कोई भी जो पुरानी पार्टी होती है, 300-400 साल पुरानी, जिसका राज चल रहा है, जिसकी हुकूमत चल रही है, ठीक है, वो इतनी आसानी से अपने अपने प्रिविलेजेस को, अपने राइट्स को दूसरे को नहीं दे देती। उसके लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया, वो स्ट्रगल बताया उसने, क्या क्या इन्होंने उनके साथ किया। जब इनकी बात नहीं बनी, जब ये, तो इन्होंने क्या किया, फिर कंप्रोमाइज किया। किन लोगों ने, 3 ऑर्डर्स वालों ने किसके साथ, मोनार्की के साथ कंप्रोमाइज किया, एग्रीमेंट किया, समझौता किया। और समझौता करने के पीछे पर्पस क्या था कि हम अपनी पोजीशंस, जो हमारी पोजीशन बनी हुई है, उसको हम एज इट इज बनाए रखें। एज इट इज नहीं तो, एज इट इज तो नहीं कह सकते, बल्कि मतलब आप नहीं कह सकते, यू माइट से, उनके बिल्कुल नियर अबाउट, इसके मोनार्क, जो राजा हैं वहाँ के, जो किंग्स हैं, जो मोनार्की है, उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके बिल्कुल निकट रहकर ये अपना काम कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। यही बात अब आप इसमें हम जानेंगे, सीखेंगे आज हम कैलकुलेटर पार्ट में। और पेज नंबर 150 से मैं यहाँ से फिर से लूंगा, इसको आप फिर से देखना, और यहाँ खत्म हो जाएगा आपका, मुश्किल से 1.5 पेज है। बाई इंक्रीजिंग टैक्सेस, इन्होंने, जो मोनार्क थे, इन्होंने टैक्स बढ़ाए। और टैक्स बढ़ाने के पीछे जो पर्पस था वो आप जानते हैं। मोनार्क्स गॉट एनफ, काफी ज्यादा इनके पास पैसा आ गया टैक्स बढ़ाने के बाद। और उस पैसे से इन्होंने लार्ज, एक बड़ी सेना को, जो इनकी सेना थी, जो स्टैंडिंग आर्मी थी, उसको सपोर्ट किया एंड दस डिफेंडेड। और इन्होंने अपनी फ्रंटियर्स को, सीमाओं को रक्षा करी और उनको बढ़ाया। उस पैसे से, अपनी बड़ी आर्मी से, लार्ज आर्मी से फ्रंटियर्स को डिफेंड किया, उसकी सुरक्षा की, और साथ में उसकी सीमाओं को भी आगे बढ़ाया, बॉर्डर्स को आगे बढ़ाया। एंड ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस टू रॉयल अथॉरिटी। वो रॉयल अथॉरिटी, प्रीवियस गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्ट करती है, उसके साथ, ठीक है ना, उसको उस पर ये हावी हो गए, डोमिनेंट हो गए, ओवरकम हो गए, होने लगे अपने पावर के साथ।
सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर, टू रिमेन इन पावर इन द सेंटर यानी ऑल सॉल्व पावर ऑफ ए कंट्री ऑफ ए नेशन। सेंट्रलाइजेशन डिड नॉट अकर मतलब सेंटर में मतलब पूरी गवर्नमेंट बना लेना, फुल फ्लेश पावर को ले लेना, ये इतना आसान नहीं था पिछली गवर्नमेंट से लेना। तो इसलिए ये कह रहा है कि डिड नॉट अकर विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट वही लॉर्ड्स, किंग, वेसल्स, ये जो लोग थे इन्हीं को कहा गया है एरिस्टोक्रेट। गवर्नमेंट विदाउट, इनके बिना मतलब ये पॉसिबल नहीं था, इनसे रेजिस्ट होना जरूरी था, मतलब इनसे लड़ना जरूरी था, इनसे दो हाथ करना जरूरी था। इसके लिए कह रहा है कि कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ अपोजिशन, जितना भी अपोजिशन हो रहा था अदर पार्टी से मीन्स पीरियोडिक की साइड से, उसमें एक ही चीज इन पर भारी पड़ रही थी, वो था टैक्सेशन, और दूसरा उनके राइट्स को लेना या गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट या मोनार्की की डोमिनेंसी। टू द मोनार्की वाज द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेस। इंग्लैंड के अंदर विद्रोह हुआ और उसको दबा दिया गया 1497 में, ये डिफरेंट ईयर्स में दबा दिया गया, इसको सप्रेस कर दिया गया। फ्रांस में लुइस 11 के दौर में हैड टू वेज ए वॉर, इन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए। लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ड्यूक्स एंड प्रिंसेस, ड्यूक्स फ्रांस के राजा और प्रिंसेस, इनसे इन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया। लेसन नॉबल्स जो छोटे नॉबल्स थे, जो जूनियर नॉबल्स थे, ऑफन मेंबर्स और जो अक्सर लोकल असेंबलीज के मेंबर हुआ करते थे, resisted this royal usurpation of their powers, usurpation अपहरण, अपनी शक्ति का अपहरण, उनकी शक्ति, उनके पावर जो उनके हाथ से निकल रहे थे, और ये सारे पावर हाथ से निकल कर किसके हाथ में जा रहे थे? मोनार्की, राजाओं के हाथों में। जो मोनार्की अब स्टार्ट हो चुकी थी वहां पर, मोनार्की मतलब 3 ऑर्डर्स का डिक्लाइन हो रहा है नहीं, और ये जो है सरपास हो चुके हैं, वो सप्रेस हो गए हैं, और ये ओवरकम हो गए हैं। कौन ओवरकम हो गए हैं? मोनार्क या राजा। एक्सट्रीम पावर बट इस तरह से हुआ। अब ये जो थे ना नहीं चाहते ठीक है, इस तरह से जो रिलीजियस वॉर, धार्मिक जो युद्ध थे, जिसे हम कहते हैं धार्मिक युद्ध, वॉर्स इन फ्रांस के अंदर 16th सेंचुरी में धार्मिक युद्ध जो लड़ाइयाँ थी, वर इन पार्ट ए कॉन्टेक्स्ट बिटवीन रॉयल, ये जो युद्ध थे एक तरह का ये कॉन्टेक्स्ट था, एक तरह का ये आपस में प्रतिद्वंदी का वॉर था या राइवलरी थी। प्रिविलेज अपने अधिकारों को लेकर, रॉयल प्रिविलेज, इधर जो रॉयल ऑर्डर्स वाले किंग थे, वेसल्स थे, वो अपने आदेशों को, अपने राइट्स को लेकर, और रीजनल लिबर्टीज और रीजनल प्रदेशीय जो आजादी, जो फ्रीडम होती है उसको लेकर, इनमें रिलीजियस वॉर्स हुए। अब हम यहाँ से लेंगे द नोबिलिटी। ये द नोबिलिटी मैंने टैक्सफुल, अब ये जो नोबिलिटी थी, जब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आया कि अब तो मोनार्की हम पे डोमिनेट होने लगी है, हावी होने लगी है, तो उन्होंने टैक्टफुल शिफ्ट अपनाई। टैक्टफुल चालाकी से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को थोड़ा सा मोड़ा और कंप्रोमाइज कर लिया। किन लोगों से? मोनार्क से, राजाओं से कंप्रोमाइज किया, उनकी पॉलिसी से कंप्रोमाइज किया, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सर्वाइवल, ताकि वो सर्वाइवल कर सके, ये जो नोबिलिटी है ये बनी रहे, ये मर्ज ना हो जाए। फ्रॉम बीइंग ओपोनेंट्स टू द न्यू रिजीम्स, अब ये न्यू रिजीम जो थी इसके विरोधी होने से, फ्रॉम बीइंग ओपोनेंट टू द न्यू रिजीम, दे क्विकली ट्रांसफॉर्म, न्यू रिजीम का विरोधी बनने से अच्छा था, बेटर था, इन्होंने सोचा, टैक्सफुल शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छा था। क्या क्या अच्छा था कि दे क्विकली, उन्होंने जल्दी से ट्रांसफॉर्म, अपने आप को, ये जो लोग थे इनके साथ अपने आप को मर्ज कर लिया, इनसे हाथ मिला लिया और एग्रीमेंट कर लिया, जब इनकी नहीं चली, और राजाओं से जो मोनार्की थी
इनके पॉलिसी प्रोग्राम से इन्होंने एग्री कर लिया, अपने आप को एडेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये इनमें आ गए, इसके पीछे पर्पस क्या था इनका? इट इज फॉर दिस रीजन, इसी वजह से जब ये मर्ज हो गए इसके अंदर, इस पार्टी के अंदर, इस ग्रुप में, तो रॉयल एब्सोल्यूशन हैज बीन कॉल्ड ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म, क्योंकि ये फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने 300 ईयर्स तक वहां पर चलाया है नहीं, सामंतवाद को, ताकि उसी सामंतवाद, हाँ, हिस्टोरियंस ने कहा, अब उनकी टेक्सटफुल शिफ्ट को क्या कहा गया, इतिहासकारों ने उनको कहा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म का एक नया रूप है। इन्होंने जो चाल चली है, अपने आप को एडेप्ट करके, अनुकूल करके, किसके अनुकूल? एडेप्ट टू मोनार्की, तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म कहा गया। इस तरह से वो लोग इनके साथ शामिल हो गए, इंक्लूड हो गए, प्रिसाइसली द सेम क्लास ऑफ पीपल हु हैड बीन रूलर्स इन द फ्यूडल सिस्टम। ये वही लोग थे, उन्हीं की औलादे थी जो फ्यूडल सिस्टम को चलाते आ रहे थे, और यही वो लोग थे, द लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स, और कंटिन्यू टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन। ये लॉर्ड, ये वेसल्स, जो इस चीज पर, द लॉर्ड डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन, पॉलिटिकल सिस्टम पर जो अब तक हावी थे। ठीक है, दे वर गिवन, ये लॉर्ड्स, ये प्रीस्ट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जो इस तरह से इनके साथ शामिल हो गए थे, अब इन दोनों को हाई रैंक्स दे दी गई इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और इनको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया, जैसा ये चाह रहे थे कि हम इनके साथ रहें लेकिन अच्छे ऑफिसर के पद पे रहें। तो दे वर गिवन परमानेंट पोजीशन, इनको परमानेंट पोजीशन दे दी गई राजाओं द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, बट द न्यू रिजीम वर डिफरेंट इन सम इम्पोर्टेंट वे। लेकिन ये जो नई हुकूमत थी, जो नया पावर था मोनार्की का, ये इनसे कुछ डिफरेंट था, कुछ मानों में डिफरेंस था। वो डिफरेंट क्या था? द किंग वॉज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ pyramid where loyalty had been a matter of personal difference and trust। राजा को जिस तरह से फ्यूडल सिस्टम में टॉप पर कौन होता था? किंग होता था, नेक्स्ट होता था वेसल और लॉर्ड, और नेक्स्ट होता था पीसेंट। ये ऑर्डर था। तो राजा टॉप पर होता था, वो एब्सोल्यूट हुआ करता था, उसके पास वीटो पावर हुआ करते थे। लेकिन अब मोनार्की में सिस्टम बदल गया। क्या बदला? द किंग वॉज नो लॉन्गर, राजा अब सबसे टॉप पर नहीं होता था। ठीक है, वो कुछ कंडीशन से बंधा हुआ था। किंग दिख रहे कंडीशन, पिरामिड, जिसका पिरामिड टॉप पर होता है, देखा ना, ऊपर किंग है, नीचे वेसल्स है, उसके बाद पीजेंट है, पिरामिड लाइक शेप में, वेयर लॉयल्टी है। इसके बाद है ही वाज नाउ एट द सेंटर ऑफ द इलेबोरेट कोर्टियर सोसाइटी। राजा अब क्या बन चुका था, है नहीं, अब ये चेंजेस आ रहे हैं। राजा बन चुका था कोर्टियर सोसाइटी। राजा की अब जो सोसाइटी, राजा के पीरियड में मोनार्क में जो समाज था वो कोर्टियर सोसाइटी बन गया, मतलब दरबारी समाज बन गया। राजा क्या करता है? दरबार को मेंटेन करता है, शानदार आलीशान दरबार होता है। हम देखते हैं टेलीविजन पे, दरबार बैठा होता है, वहां अपनी अपनी लोग कंप्लेंसेस, ग्रीवेंसेस को पुट फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम सामने आती है, तो ग्रीवेंस दरबार के थ्रू था। तो अब जो सोसाइटी बन गई वो क्या बन गई? राजा के पीरियड में, राजा के दौर में, तो ये कोर्टियर सोसाइटी, दरबारी समाज, नंबर 1। सेकंड है इन ए नेटवर्क ऑफ पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप। पहले किसका रिलेशनशिप था? किंग वेसल्स, ठीक है, वेसल्स और लॉर्ड ये वेसल टू पीजेंट्स और पीपल, ये रिलेशंस थे। इस तरह से फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब रिलेशंस किसके बन गए? एक तो हुआ कोर्टियर सोसाइटी, दरबारी समाज बना, दूसरा बना पैटर्न। पैटर्न कितना? सुरक्षा। पैटर्न कौन होता है? किंग होता है। और क्लाइंट ग्राहक, मतलब पीपल, पब्लिक, इनके रिलेशंस, मतलब पब्लिक डायरेक्ट सामने आके इनसे क्वेश्चन पूछती थी दरबार में आके या दरबार के बाहर,
इस तरह का समाज का सिस्टम क्रिएट हो गया। ऑल मोनार्की, जितने भी राजा हुआ करते थे, सुनेंगे आप ये किंग के पावर्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से इसको क्या करना होता था। या मोनार्की इज वीक और पावर। मोनार्की कोई भी राजा या कोई भी रानी, ठीक है, जो भी होते थे, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो पावरफुल हो, ठीक है, उनको आवश्यकता होती थी कॉपरेशन की, सहयोग की आवश्यकता होती थी। किसकी सहयोग की? और कॉपरेशन ऑफ दोज हु कुड कमांड ऑथोरिटी, जो जिनकी ऑथोरिटी, जिनका बोलबाला है समाज के अंदर, उनके कॉपरेशन की इन राजाओं को आवश्यकता होती थी। इसके लिए फिर राजा क्या करते थे, उन्होंने क्या स्टेप लिया, यहाँ पर ये बताया। पेट्रोनेज बिकेम द मीन्स ऑफ एंश्योरिंग सच कॉपरेशन। अब राजाओं ने इनके कॉपरेशन को, इन ऑथोरिटीज, पावरफुल ऑथोरिटीज का कॉपरेशन किस तरह दिया? इनको पेट्रोनेज दिया, इनको सुरक्षा दिया, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग देम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफरेंट हाई रैंक सर्विसेज। राजाओं ने इनको अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे उस पर सेट कर दिया, जिससे ये खुश हो गए, जिससे ये सेटिस्फाइड हो गए। वो सेटिस्फाई होकर, खुश करके, फिर राजा इनसे कॉपरेशन, सहयोग लेने, अनेक कामों के अंदर सहयोग लेने में काफी हद तक सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। ये उस वक्त का सिस्टम। पेट्रोनेज से बिकेम द पेट्रोनेज, एंड पेट्रोनेज विल बी गिवन और ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मनी। और जो ये पेट्रोनेज था, ये जो संरक्षण था, है नहीं, ये जो सर पे हाथ होना होता है, जिसे हम कहते हैं कि राजाओं के सर पे हाथ हो, ठीक है, ये जो होता है ये पैसे के जरिए पॉसिबल था। अब पैसे का बोलबाला हो गया था, became the means of ensuring such cooperation. The patronage could be given, पैट्रोनेज को दिया जा सकता था या लिया जा सकता था पैसे के माध्यम से। इसलिए मनी, जो पैसा था, क्या हो गया? बिकेम एन इम्पोर्टेंट वे, एक इम्पोर्टेंट वे हो गया इन विच नॉन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, जिसमें नॉन एरिस्टोक्रेटिक, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, मतलब एक कॉमन लोग, जैसे मर्चेंट, जैसे ट्रेडर्स, जैसे बैंकर्स, ठीक है, ये लोग कहलाते हैं नॉन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। तो यहाँ ये आपको ये बताना चाहता है means of money, therefore money became an important way in which non-aristocratic elements like merchants and bankers could gain access to the courts. अब किसका ज्यादा बोलबाला हुआ, किसकी ज्यादा डोमिनेंसी हुई राजाओं की निगाह के अंदर? क्योंकि अब मसला पैसे का आ गया, मनी पर सब कुछ होता था, है ना। पेट्रोनेज मनी से दिया जा सकता था, पेट्रोनेज संरक्षण मनी से लिया जा सकता था। तो अब मनी हुई सब कुछ। अब मनी अगर राजा के पास कमी आती तो राजा फिर किससे लेता था? वो लेता था ट्रेडर्स, व्यापारियों से, या लेता था वो बैंकर, साहूकारों से या व्यापारियों से। जैसे आज गवर्नमेंट किससे पैसा लेती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन? किससे लेती है? जो बड़े बड़े सेठ हैं इंडिया के, जैसे रिलायंस से, इनसे पैसा लेती है। फिर गवर्नमेंट इनको जब जीत जाती है तो फिर वो इनको पूरा बेनिफिट, फुल लाभ इनको पहुंचाती है। इस तरह से काम चलता है। तो यहाँ पर भी बैंकर्स एंड ट्रेडर्स, इनको दरबार में आने जाने का मौका मिला, ये आते जाते रहा करते थे। कोर्ट में इनकी एक्सेस होने लगी, इनकी रसाई होने लगी पैसे के लिए, वेजेस टू द कोर्ट। दे लेंड मनी, ये राजा को पैसे उधार दिया करते थे, ठीक है। who used it to pay the wages of the soldiers, और ये अपनी बड़ी सेना को सैलरी के रूप में उनसे पैसा उधार लेकर उनको तनख्वाहें, उनको सैलरीज बांट दिया करते थे राजा, उनसे पैसा उधार लेकर, उधार लेते थे सोल्जर्स। इसके बाद रूलर्स दस मेड स्पेस फॉर नॉन फ्यूडल। इस तरह से जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने जगह बना ली थी, मेड स्पेस किसके लिए? फॉर नॉन फ्यूडल एलिमेंट इन द स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम अपने कंट्री, जो पूरा कंट्री था उसमें नॉन फ्यूडल, जो फ्यूडल नहीं रहे थे, अब जो फ्यूडल्स नहीं थे, उनके लिए रूलर्स ने अपनी जगह बना ली थी। रूलर्स कामयाब हो गए थे और अपने शासन को रन करने में। इसके बाद लास्ट ये जो है द लेटेस्ट हिस्ट्री ऑफ द फ्रांस। अच्छा, इतिहास और फ्रांस और इंग्लैंड का जो इतिहास है,
बाद में इन्हीं लाइंस पर लिखा गया। ये सारे सिस्टम वहां पर इम्प्लीमेंट हुए, कहाँ? फ्रांस में और इंग्लैंड में। एलिमेंट्स इन द स्टेट सिस्टम, वहां पर ये लिखे गए, टू बी शेप्ड बाय द चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आए थे मोनार्क के द्वारा, राजाओं के द्वारा, वो फ्रांस और इंग्लैंड में देखे गए, है ना। फ्रांस और इंग्लैंड उसी तरह से शेप किया गया, उसी तरह से इसको बनाया गया, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर कहता है इन द रेन ऑफ द चाइल्ड किंग लुइस 13 ऑफ फ्रांस, फ्रांस के एक राजा थे 1614 में, है नहीं, उनके दौर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली, और इस मीटिंग का नाम था स्टेट जनरल। इसका नाम था इस मीटिंग का, जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी वो स्टेट जनरल के नाम से थी। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? विथ 3 हाउसेस टू रिप्रेजेंट, इसमें 3 हाउसेस थे, 3 सदन थे जो रिप्रेजेंट करते थे इसको, 3 ऑर्डर्स को, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द रेस्ट। ठीक है ना। इसमें आप पढ़ने शुरू से कुछ पार्ट ये लोग भी शामिल थे, लेकिन राजाओं के नीचे थे, इनके पास अच्छी जॉब्स इनको दे रखे थे, वो 3 ऑर्डर्स वाले हैं, तो वो थे। आफ्टर इसके बाद ये वहां पर एक असेंबली हुई, एक मीटिंग हुई, जिसका नाम ये था, उसमें ये लोग शामिल थे। उसके बाद कहते हैं इट वाज नॉट समन्ड अगेन, ये असेंबली दोबारा नहीं बुलाई गई, फिर दोबारा नहीं बुलाई गई, 200 साल तक ये असेंबली नहीं बुलाई गई। क्यों नहीं बुलाई गई? बिकॉज द किंग डिड नॉट वांट टू शेयर पावर विद द 3 ऑर्डर्स, क्योंकि राजा, ये जब मोनार्क जो राजा थे, ये नहीं चाहते थे कि अपने पावर को 3 ऑर्डर्स के साथ शेयर करें। इसलिए मीटिंग एक बार हुई, उसके बाद फिर हो ही नहीं, क्योंकि राजा अपने पावर को उनको देना नहीं चाहते थे, ये अपने आप को सॉवरेन करना चाहते थे। लास्ट पैरा इसको हम देखेंगे, ये कह रहा है कि व्हेन व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो हुआ वाज वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग था। इवन बिफोर द नॉर्मन कंक्वेस्ट, हमने पढ़ा था नॉर्मन कंक्वेस्ट, नॉर्मन के जो किंग थे नॉर्मैंडी ने आर्मी को लेकर स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, इन दोनों को डिफीट दे दी थी। डिफीट देने के बाद वहां इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था, और तभी से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो रिलेशंस थे वो डिटोरिएट हो गए थे। और आपको पता है कि 6th सेंचुरी में इंग्लैंड में कौन लोग आ चुके थे? एंगल एंड सेक्शन लोग। तो एंगल और सेक्शन लोग टू कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग इंडेक्स, देखिए आपकी किताब इवन बिफोर द नॉर्मन कंक्वेस्ट, नॉर्मन ने जब विजय प्राप्त की थी स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, उससे पहले, उससे बिफोर द एंग्लो सेक्शन हैड ए ग्रेट काउंसिल। एंग्लो सेक्शन जो 6th सेंचुरी में यहाँ पर आ चुके थे, उनकी एक काउंसिल थी, एक मंत्री परिषद था, उसका नाम था ग्रेट काउंसिल। ठीक है, विच द किंग हैड टू कंसल्ट। इस काउंसिल से राजा को, वहां के राजा को संपर्क साधना होता था, कई बातों को कंसल्ट करना होती थी बिफोर इम्पोजिंग, किसी भी टैक्स को लगाने से पहले, किसी भी टैक्स को लागू करने से पहले राजा इस मंत्री परिषद से पूछता था, कंसल्ट करता था। ये सिस्टम था इनसे पहले। दिस डेवलप, यही सिस्टम राजा का मंत्री परिषद से पूछना, ये सिस्टम डेवलप्ड इनटू विच द कॉल्ड द पार्लियामेंट। यही सिस्टम बाद में चलकर पार्लियामेंट का रूप ले लिया। ये जो ग्रेट काउंसिल थी, ये बाद में क्या बनी जाकर? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इस तरह से एग्जिस्ट हुई, जिसे हम कहते हैं संसद, विच कंसिस्टेड ऑफ द, इस पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउस, कौन कौन से सदन शामिल थे? ऑफ द लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब लोकसभा, ये दो होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग क्लर्जी, अभी कह रहा है मेंबर्स ऑफ द लॉर्ड्स एंड द क्लर्जी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर्स, कौन कौन मेंबर्स होते थे? ये मेंबर होते थे लॉर्ड्स और क्लर्जी। लॉर्ड्स और क्लर्जी वही प्रीस्ट प्लस वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इसके जो लोग होते थे वो इसके मेंबर्स होते थे राज्यसभा के।
और हाउस ऑफ द कॉमन्स होता था, ये रिप्रेजेंट करता था टाउन्स को और रूरल शहरी, टाउन्स और शहरी क्षेत्रों को, उनको रिप्रेजेंट करता था। एंड द हाउस ऑफ सॉरी एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल फॉर किंग चार्ल्स फर्स्ट ने 11 साल तक रूल किया विदाउट कॉलिंग, बिना पार्लियामेंट को बुलाए, ये करते रहे। व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू कॉल इट, जब इनको मजबूर किया गया कि आप पार्लियामेंट बुलाइए, आप बिना पार्लियामेंट के बुलाए, बिना उसकी परमिशन के, बिना उससे कंसल्ट बिना आप कैसे काम कर रहे हैं, तो इधर बिकॉज इट इज तो ए सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का एक सेक्शन, एक वर्ग जो था, वर्ग डिसाइडेड टू गो टू वॉर अगेंस्ट हिम। इन्होंने सोचा कि हम इसके खिलाफ अब युद्ध कर दें और इसे फिनिश कर दें। तो उन्होंने एक सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट सेक्शन का एक भाग था, उसने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, इस राज्य के खिलाफ, और बाद में एग्जीक्यूटेड, इस राज्य को एग्जीक्यूट कर फांसी पे लटका दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया। एंड एस्टेब्लिश द रिपब्लिक, और उसके बाद उन्होंने जो मोनार्की थी वो रिप्लेस हो गई किससे, रिपब्लिक से, गणतंत्र मतलब पब्लिक का राज स्टार्ट हो गया। लेकिन दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये रिपब्लिक ज्यादा दिन नहीं चली। एंड मोनार्की वाज रेस्टोर्ड, और फिर से मोनार्की को बहाल कर दिया गया, मोनार्की फिर से स्टार्ट हो गई, बट ऑन द कंडीशन, लेकिन इस शर्त पे दैट पार्लियामेंट वुड बी कॉल्ड रेगुलरली। मोनार्की एक शर्त के साथ स्टार्ट हुई कि मोनार्की जो पार्लियामेंट है उसको नियमित रूप से, रेगुलरली उसको बुलाया जाएगा, पार्लियामेंट से कंसल्ट करके ही हम काम करेंगे। लास्ट टुडे, आज जो फ्रांस है हमारा, फ्रांस हैज ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांस में कौन सी गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इंग्लैंड में मोनार्की है। आज इंग्लैंड में मोनार्की, या हम कह सकते हैं किस तरह की मोनार्की है इंग्लैंड में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंग्लैंड में, और रिपब्लिकन फ्रांस में जाती, दो तरह की गवर्नमेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शंस विद द हिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज। ये दोनों, फ्रांस और इंग्लैंड की इतिहास है काफी हद तक मैच करता है 16th सेंचुरी के आसपास, 17th सेंचुरी के अराउंड, एक आफ्टर मैच करता है, रिजेंबल करता है। इस तरह से ये आपके फिनिश हुआ चैप्टर, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉरी, ये कुछ क्वेश्चन है मैंने आपको दिए हैं दिवाली होमवर्क, दिवाली में भी आप काम कर लेना। नंबर 1, थ्रू लाइट ऑन द फीचर्स ऑफ द न्यू मोनार्की। नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय ए नाइटहुड, ठीक है। और थर्ड है आपका व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द ग्रोथ ऑफ टाउन, डिड इट रिप्रेजेंट ए फोर्थ ऑर्डर। और ये आपकी बुक के एंड में जब खत्म हो जाता है ना आपका चैप्टर, इसके एंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस 1 to 6, ठीक है। तो डू ऑल क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 151, ये 151 के पेजेस 1 to 6, ये सब आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। दिवाली की छुट्टियों में आप इसको अटेम्प्ट करें और लर्न करें, इनको याद करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।